Okay, good morning students. Now what we are going to do is today is new chapter that is organization of data. अब आप ये समझ लो कि आपने डाटा को कलेक्ट भी कर लिया, उस चीज़ को सभी आपने इकट्ठा कर लिया। अब उस डाटा को ऑर्गेनाइज यानी क्लासीफाई कैसे करोगे या उसका मीनिंग क्या होता है। अब पहले देखते हैं इसका मीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है। Organization of data means arrangement of data in such a way that similar data comes in one group and further analysis is possible. अब इसकी ना एक एग्जांपल समझ के चलो। देखो, मान लो आपके पास 20 फैमिलीज़ थी। 20 फैमिलीज़ के पास आप गए, उनसे आपने डाटा इकट्ठा किया कि उनका एक्सपेंडिचर कितना है, वो एजुकेटेड हैं या नहीं एजुकेटेड हैं। आपने सारा डाटा इकट्ठा कर लिया इन 20 फैमिलीज़ से। ये 20 फैमिलीज़ से आपने डाटा लेकर एक साइड पे रख लिया उसको। अब ये डाटा जो है ये मीनिंगलेस होगा अगर आप इस डाटा को किसी ना किसी बेसिस पे या किसी ना किसी करेक्टरिस्टिक पे, कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक ऐसा होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप इसको क्या करो, क्लासीफाई करो। लाइक आप उसकी क्या करेक्टरिस्टिक रख सकते हो कि आप जो एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं उनको एक ग्रुप में डाल दो और जो अनएजुकेटेड फैमिलीज़ हैं उनको एक ग्रुप में डाल दो। यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मीनिंग क्या होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मीनिंग है कि हम जितना भी हमने डाटा इकट्ठा किया होता है उनको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड कर देते हैं, कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक ऐसा ढूंढते हैं जिसके बेसिस पे हम उनको क्या कर पाएँ, डिवाइड कर पाएँ। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मीनिंग क्या होगा, आपने पूरा डाटा इकट्ठा कर लिया, रॉ डाटा ले लिया आपने, देन यू विल फॉर्म अ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन करेक्टरिस्टिक। लाइक अगर हम स्टूडेंट्स से डाटा ले लें, स्टूडेंट्स के बारे में हमने सारा इन्फॉर्मेशन ले ली। अब उन स्टूडेंट्स को भी तो हम किसी न किसी बेसिस पे डिवाइड करेंगे। लाइक हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल का अलग कर देंगे, फीमेल का अलग कर देंगे। या जैसे हम अगर वर्कर्स से डाटा लें, जो वर्कर्स होते हैं अगर हम उनसे डाटा ले रहे हैं तो उनको भी हम किसी ना किसी बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। लाइक जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो एक तरफ, वो एक ग्रुप में, और जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं वो दूसरे ग्रुप में हो जाएंगे। सो दिस इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरे डाटा को किसी ना किसी ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं, ताकि इनकी फर्दर एनालिसिस जो है वो क्या हो पाए, ईजी हो पाए और पॉसिबल हो पाए। नहीं तो वो रॉ डाटा किसी काम का ही नहीं होगा अगर आप उसको किसी ना किसी उनके ग्रुप नहीं बनाओगे, अलग अलग ग्रुप्स बना के उनको डिवाइड कर दोगे। सो नेक्स्ट थिंग जो हमारी है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हम ये डाटा क्लासीफाई कर रहे हैं उस चीज़ का, जब भी आप कोई डाटा क्लासीफाई करो, जब आप उनको ऑर्गेनाइज करो या फिर क्लासीफाई करो, तो सेम थिंग है। तो जब आप ये कर रहे हो तो आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या सोचोगे, उसके बाद आप ये डाटा जो है वो क्लासीफाई करोगे। सबसे पहला, जितना भी आपने क्लासिफिकेशन करनी है या ऑर्गेनाइजेशन करनी है तो ये सोच के चलना है कि आपका डाटा उससे सिंप्लीफाई हो जाए, सिंपल डाटा हो जाए, ताकि आप उसको ईजीली यूज़ कर पाओ। तो क्लासिफिकेशन करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपने डाटा को क्या कर पाएँ, सिंपल कर पाएँ, ताकि हम उसको ईजीली यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा होना चाहिए यूटिलिटी। क्लासिफिकेशन जो है वो आपकी यूटिलिटी बढ़ाए। यूटिलिटी मतलब जिस पर्पस के लिए आपने वो डाटा इकट्ठा किया है, जब आप उसको क्लासीफाई कर दो। मान लो मैंने 20 फैमिलीज़ में से डाटा इकट्ठा किया, ठीक है, और मैं डाटा इसलिए इकट्ठा कर रही थी मैं ताकि ये देख पाऊँ कि मेरे एरियाज़ में जितनी फैमिलीज़ हैं उनमें से कितनी एजुकेटेड हैं और कितनी अनएजुकेटेड हैं। तो जब मैंने उनको क्लासीफाई किया तो मैंने उनको कौन से बेसिस पे क्लासीफाई करना है, किस बेसिस पे करूँ ताकि मेरी बेटर यूटिलिटी हो। तो वो यूटिलिटी कैसे हो पाएगी, जब मैं उनको इस बेसिस पे डिवाइड करूँगी कौन सी एजुकेटेड फैमिली है और कौन सी अनएजुकेटेड फैमिली है, तभी जो मेरा पर्पस है वो क्या हो पाएगा, पूरा हो पाएगा। सो क्लासिफिकेशन ऐसे करनी चाहिए ताकि जो आपका मेन पर्पस हो, जो आपका मेन हमारी क्लासिफिकेशन इस तरीके से होनी चाहिए ताकि हमारा जो मेन पर्पस है, जिस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, जिसके लिए हमने पूरा डाटा इकट्ठा किया है, वो पूरा हो पाए, हमें बेटर तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ा पाए।
नेक्स्ट है हमारी क्लासिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए, हम डाटा इस तरीके से क्लासीफाई करेंगे, उसको इस तरीके से डिवाइड, मतलब डिवाइड कर देना आपने अपने डाटा को, इस तरीके से आप डिवाइड करोगे, ग्रुप्स ऐसे बनाओगे ताकि आप दो ग्रुप्स को आपस में क्या कर पाओ, कंपेयर कर पाओ। लाइक अगर मैंने वर्कर्स को डिवाइड कर दिया, मैंने दो ग्रुप्स बना दिए, एक बनाया स्किल्ड वर्कर्स का, एक बनाया अनस्किल्ड वर्कर्स का, तो मैं इजीली कंपेयर कर पाऊँ कि कितने वर्कर्स हैं जो स्किल्ड हैं वो ज़्यादा हैं या अनस्किल्ड वर्कर ज़्यादा हैं। तो हमें ऐसा डिवीज़न करना चाहिए ताकि हम दो चीज़ों को कंपेयर कर पाएँ। और जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, ताकि हमारा पर्पस पूरा हो पाए। और जब भी क्लासिफिकेशन करनी है तो कोई ना कोई साइंटिफिक अरेंजमेंट सोच के करनी है। ऐसे नहीं है कि कोई भी मेथड उठाया, किसी भी तरीके से आपने क्लासिफिकेशन करनी शुरू कर दी। कोई ना कोई साइंटिफिक मेथड लो जिसके बेसिस पे आप क्लासीफाई यानी डिवाइड करोगे अपने डाटा को। अब डाटा इकट्ठा कर लिया, उसको डिवाइड करना है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। जब भी आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो अगर आपने क्लासिफिकेशन की है तो उस कौन सी क्लासिफिकेशन अच्छी होगी, जो एक बेटर क्लासिफिकेशन होती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले वही है, ये रिपीट पे हो रहा है, जैसे कि एक गुड क्लासिफिकेशन वही है जो कि क्या कर सके हम, जिसे हम कंपेयर कर सकें, जो क्लियर हो, जिसमें किसी भी, जो बिल्कुल सिंपल हो, क्लियर हो, इजीली समझ आने वाली हो। नेक्स्ट है होमोजीनियस। इसका मीनिंग ये है कि जब भी आप डाटा क्लासीफाई करो तो जो एक ग्रुप आपने बनाया उसमें एक ही जैसे लोग हों। लाइक अगर मैंने पॉपुलेशन को डिवाइड किया तो मैंने एजुकेटेड और अनएजुकेटेड को डिवाइड कर दिया, तो एजुकेटेड सेक्टर में सारे एजुकेटेड लोग ही होंगे, अनएजुकेटेड सेक्टर में सारे अनएजुकेटेड लोग ही होंगे। उनको होमोजीनियस का मतलब भी होता है सेम। सो जो भी आपने ग्रुप्स बनाए हैं तो एक ग्रुप में जितने भी पर्सन्स होंगे वो उनका एक ही करेक्टरिस्टिक होना चाहिए। एजुकेटेड वाले में कोई भी अनएजुकेटेड ना हो, और जो अनएजुकेटेड वाला ग्रुप आपने बनाया उसमें कोई भी एजुकेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट है हमारी सूटेबिलिटी। क्लासिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपके ऑब्जेक्टिव को सूट करे, जिससे आपकी यूटिलिटी बढ़े। लाइक हमने वो पहले भी किया है, इसमें एक एग्जांपल है। अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखना चाहते हो अपने स्कूल्स जिनमें जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनका देखना चाहते हो उनकी कितने वो खर्चा करते हैं, उनकी इनकम कितनी होती है, उनकी पॉकेट मनी कितनी होती है। अब अगर आप उनकी क्लासिफिकेशन कर दोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, अब बच्चों को डिवाइड कर दो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, तो ये तो कोई काम का नहीं होगा। आपको कैसे डिवाइड करना चाहिए, अगर आप ये देखना चाहते हो कि उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना है तो आपको उनको डिवाइड करना चाहिए कि कितना बच्चे हैं जो ज़्यादा खर्चा करते हैं वो एक तरफ, लाइक से जो बच्चे 500 रुपीज़ से ज़्यादा खर्चा करते हैं मंथ, उनको एक साइड, जो 1000 से अबव जो है वो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो एक साइड पे। ऐसे आप डिवाइड करोगे देन वो आपके पर्पस को सूटेबल होगा। लेकिन अगर आप उनको ऑन द बेसिस ऑफ वेट डिवाइड कर दोगे तो वो आपके पर्पस को कोई भी सूटेबिलिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट है इलास्टिक। इलास्टिक वर्ड इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है चेंज। आपने जब भी क्लासिफिकेशन करनी है तो आप ये ध्यान रखोगे कि जब भी आपको उसमें कोई एक ऐड करना पड़े या किसी को निकालना पड़े तो आप इजीली चेंज कर सको। ऐसा ना हो कि आपने एक बार क्लासिफिकेशन कर दी, डिवीजन कर दी, उसके बाद आप उसमें कुछ चेंज ही नहीं कर सकते। तो क्लासिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको हम जो इलास्टिक हो, जिसको हम चेंज कर पाएँ। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मीनिंग है कि हम जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी क्लासिफिकेशन, कौन से बेसिस हैं जिसके आधार पर हम अपनी क्लासिफिकेशन या अपने डाटा को डिवाइड कर सकते हैं। आपने डाटा इकट्ठा कर दिया, अब उनकी डिवीजन कैसे कर सकते हैं। लाइक हमने पूरी इंडिया में ना हमने पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करनी थी, तो सभी जगह से हमने डाटा ले लिया। अब उनकी डिवीजन कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे उनकी डिवीजन। पहला बेसिस है जोग्राफिकल। जोग्राफिकल बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। लाइक हम कह सकते हैं पंजाब में इतनी पॉपुलेशन है और फिर हरियाणा है उसमें इतनी पॉपुलेशन है, मतलब प्लेस के अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को क्या कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे। सो ये तो एक मेथड हो गया जिससे हम अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई या डिवाइड कर पाएंगे, ग्रुप्स बना पाएंगे उसके। पंजाब के अलग बना दिए, हरियाणा के अलग बना दिए। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल। जब आप अपने डाटा को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करो। अब इसकी एग्जांपल देखो, आप कैसे समझ सकते हो इसे। लाइक हम कह सकते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी, हमारी अपनी कंपनी है,
हमें 2017 में कितना प्रॉफिट हुआ वो हमने एक जो 2017 का प्रॉफिट था इंडस्ट्रीज़ का वो आपने अलग लगा दिया, जो सारी इंडस्ट्रीज़ थी उनको 2018 में कितना प्रॉफिट हुआ वो अलग लगा दिया, 2019 में कितना प्रॉफिट हुआ वो अलग कर दिया, 2020 में कितना प्रॉफिट हुआ वो अलग कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ही डाटा को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। हमने अलग अलग प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे डिवाइड कर दिया। सो हम अपने डाटा को प्लेस पे भी अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते थे, लाइक हमने पॉपुलेशन की एग्जांपल ली थी। हम अपने ही डाटा को टाइम के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हैं, लाइक हमने अपने प्रॉफिट्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ ईयर। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव। जब कोई इन्वेस्टिगेटर किसी डाटा को ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी या किसी के एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग डिवाइड करता है, मतलब उसमें ऐसी क्या कोई कैरेक्टरिस्टिक है जो दूसरों से डिफरेंट है, कोई ऐसी क्वालिटी है जो जिसके बेसिस पे आप उसको अलग कर पाओ, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। लाइक ऑक्यूपेशन, अलग अलग लोगों का अलग अलग ऑक्यूपेशन होता है जो उनको दूसरों से डिफरेंट बनाता है। सो उसको हम कह सकते हैं, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। लाइक हम कह देंगे कि जो सीएज हैं उनका डाटा अलग ले लो, जो डॉक्टर्स हैं उनका डाटा अलग ले लो। रिलीजन के बेसिस पे हम अपना डाटा अलग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उनके ग्रुप बना सकते हैं। यानी जब आप किसी ने की कोई क्वालिटी या किसी एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करो। अब एट्रीब्यूट का मीनिंग यहाँ पे समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्रीब्यूट का मीनिंग होता है किसी की ऐसा करेक्टरिस्टिक जिसको न्यूमेरिकली मापा ना जा सके, मेजर ना किया जा सके। एट्रीब्यूट का मीनिंग देखो, अगर किसी का ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन को मेजर करना बहुत उसको तो हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे। रिलीजन है, रिलीजन किसी की ऐसी क्वालिटी है जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, है ना। सो उसको हम बोलेंगे, ये क्या हो गया, उसको जब हम ऐसे किसी बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन भी दो तरह की है, सिंपल क्लासिफिकेशन एंड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल में क्या आएगा, जब हम डाटा को किसी एक बेसिस पे ही डिवाइड करते हैं। लाइक आपने वर्कर्स लिए, उनमें से स्किल्ड अलग कर दिए, अनस्किल्ड अलग कर दिए। अब कोई स्किल्ड है या नहीं अनस्किल्ड है, उसको हम न्यूमेरिकली तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना। ये तो नहीं कह सकते कि ये पर्सन 100% स्किल है, दूसरा पर्सन 20% स्किल है, ऐसा नहीं होता। सो हमने किसी एक बेसिस पे उनको डिवाइड किया तो हम उसको बोलेंगे ये हो गया सिंपल क्लासिफिकेशन। जो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन होती है, इसका मीनिंग होता है जब हम किसी डाटा को अलग एक कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग नहीं, उसको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। लाइक वर्कर्स हैं, पहले हम उनको डिवाइड कर रहे हैं स्किल्ड और अनस्किल्ड में, फिर यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं किया, फिर उनको फर्दर डिवाइड किया लिटरेट और इलिटरेट में, फिर फर्दर डिवाइड किया, जो रूरल है वो अलग, जो अर्बन है वो अलग। यहाँ पे भी हमने क्या किया, अनस्किल्ड वर्कर्स थे, पहले उनको डिवाइड किया लिटरेट इलिटरेट, फिर रूरल को अलग, अर्बन को अलग। मतलब हम एक बेसिस नहीं लिया हमने, ये अगर हम एक ही लेते स्किल्ड और अनस्किल्ड तब ये बनता सिंपल क्लासिफिकेशन। लेकिन जब हम इसी को इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं तो ये बनेगा हमारा मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है वो है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। जब हम किसी को एक ऐसे बेसिस पे डिवाइड करते हैं जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक हम दो इंडस्ट्रीज़ ले ली, इंडस्ट्री ए एंड इंडस्ट्री बी, उनको हम उनके ग्रुपिंग कर रहे हैं सभी दोनों इंडस्ट्रीज़ की ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट। या 4-5 इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी, आप उनको डिवाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट तो हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। लाइक हम कहेंगे कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है उनको एक ग्रुप में बना दो, जिनको 2 लाख का प्रॉफिट आ रहा है उनको एक ग्रुप में बना दो, जिनको इससे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है उनका तीसरा ग्रुप बना दो। तो जब हम किसी भी डाटा को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ सम न्यूमेरिकल नंबर, उसको बोला जाएगा, वो क्या है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है वेरिएबल। अब वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल और एट्रीब्यूट दोनों आपने समझ के चलने हैं। पहले वेरिएबल देखते हैं। वेरिएबल एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, अब हमारी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म हो चुकी है, वो हमने देख लिया कि हमारा डाटा कैसे क्लासीफाई हो सकता है। वेरिएबल एक सेपरेट टॉपिक है। वेरिएबल एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी डाटा को जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर पाएँ और जो चेंज होता जाए। लाइक
वेट, अगर आप डाटा को वेट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हो तो वेट भी जो है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो सकता है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं वेट को, हाइट को मेज़र कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को भी मेज़र कर सकते हैं। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वेट हो चाहे किसी की हाइट हो, जब हम डाटा को ऐसे क्लासीफाई कर रहे हैं उसको हम वेरिएबल बोलेंगे। वो क्या है, हम वेरिएबल को मेज़र कर रहे हैं। तो उसको जो ये जो एनी करेक्टरिस्टिक और फिनोमिना विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, मतलब कोई भी ऐसा किसी की विशेषता किसी भी चीज़ की जिसको हम मेज़र कर पाएँ, लाइक वेट को हम मेज़र कर पाए हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हम मेज़र कर पाते हैं, और जो चेंज होता जाए टाइम टू टाइम। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एक क्लास में चेंज हो सकते हैं, वेट किसी का भी चेंज हो सकता है, उसको हम बोलते हैं, उस करेक्टरिस्टिक को बोला जाता है वेरिएबल। उसको क्या नाम दिया जाता है, वो क्या है, वेरिएबल है। अब जो वेरिएबल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वेरिएबल जो है, फर्स्ट उसकी टाइप है डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब होता है ए वेरिएबल दैट इंक्रीज इन कंप्लीट नंबर, मतलब जो वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन में चेंज नहीं होता, पॉइंट्स में चेंज नहीं होगा, जो एक कंप्लीट नंबर में ही चेंज होगा अगर हुआ तो उसको बोला जाएगा डिस्क्रीट वेरिएबल। लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर चेंज होंगे तो 1 2 3 कंप्लीट नंबर्स में चेंज होंगे, ऐसे तो नहीं होगा 1.5 स्टूडेंट 1.6 स्टूडेंट्स। सो जो चेंज है अगर वो कंप्लीट हो, फ्रैक्शन में ना हो, तो उसको बोला जाएगा, वो कौन सा वेरिएबल है, उसको बोला जाएगा वो है डिस्क्रीट वेरिएबल। अब है हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जो चेंज होता जाए फ्रैक्शंस में, जिसमें अगर चेंज आए तो फ्रैक्शन में आए। लाइक हाइट फुट कैसे होती है, हाइट 5 to 6 तो नहीं होती, 5 फुट है तो किसी की 6 फुट होगी, ऐसे नहीं होगी। वो कैसे हो सकती है, 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 4 इंच, जो फ्रैक्शंस में चेंज हो, जो चीज़ फ्रैक्शन में चेंज होती है, जिस वेरिएबल को हम फ्रैक्शंस में चेंज कर पाते हैं, वेरिएबल को फ्रैक्शंस में चेंज किया जाए, उसको बोला जाएगा वो क्या है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। अब वेरिएबल और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है, वेरिएबल भी किसी ना किसी का तरह का करेक्टरिस्टिक यानी किसी डाटा का कोई विशेषता होती है, और एट्रीब्यूट भी करेक्टरिस्टिक ही होता है। लेकिन जो वेरिएबल है वो करेक्टरिस्टिक है विच कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। लाइक 2 लोगों का वेट न्यूमेरिकल नंबर में जो है एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो दोनों की वो करेक्टरिस्टिक बनेगा, लेकिन उन दोनों को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर पाएंगे, वेट को हम मेज़र कर सकते हैं न्यूमेरिकली, सो वो बनेगा वेरिएबल। लेकिन अगर किसी में कोई क्वालिटी है या कोई उसकी करेक्टरिस्टिक है जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे और वो चेंज भी हो सकता है, उसको हम कहेंगे वो क्या चीज़ है, वो है एट्रीब्यूट। लाइक इंटेलिजेंस, अब इंटेलिजेंस को मेज़र तो नहीं कर सकते, ऑनेस्टी इसको मेज़र तो नहीं कर सकते, लेकिन ये चेंज हो सकती है, और ये 2 पर्सन्स के अलग अलग हो सकती है, ये भी कोई ना कोई क्लासिफिकेशन का टाइप बनती है। अब ये भी तो हो सकता है मैंने 2 ग्रुप बना दिए, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का, एक मीडियोकर स्टूडेंट्स का, हमने ऐसे ग्रुपिंग कर दी, पर ये मेज़र नहीं किए जा सकते न्यूमेरिकल नंबर्स में। सो इनको अगर आप इन सभी चीज़ों को हम क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा एट्रीब्यूट। सो वेरिएबल उस तरह की करेक्टरिस्टिक्स को बोला जाता है जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर पाते हैं, और एट्रीब्यूट उन तरीके के करेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लाइक जो इंटेलिजेंस हो गई, किसी की ऑनेस्टी हो गई, ये सारी चीज़।